दोस्तों, स्वागत है आप लोग को ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। जैसा कि आप लोग को हम 10th क्लास का इतिहास का दूसरा चैप्टर हम आप लोग को शुरू किए थे, जिसमें हम आप लोग को समाजवाद, साम्यवाद और यूटोपियन समाजवाद को बेहतर ढंगों से हम बताने का प्रयास किए थे। साथ साथ में कार्ल मार्क्स के जीवनी और उनके सिद्धांतों को हमने आप लोग को बताए थे, और आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्ल मार्क्स का क्या क्या योगदान रहा वो भी आज हम आप लोग को बताने का प्रयास किए थे। आज हम आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है रूस की क्रांति। तो सो चलते हैं, हम लोग देखते हैं रूस की क्रांति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस की जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग थोड़ा बात को याद रखिएगा। जो बोल्शेविक क्रांति अर्थात जो रूस की जो क्रांति हुआ था वह कब हुआ था? तो ये नवंबर 1917 ईस्वी में क्रांति हुआ था। याद रखिएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। जब रूस में जब यह क्रांति हुआ था तो वह रूस में किस राजवंश का रूस में उस समय शासन था, और साथ में वहां के राजा कौन थे, इसके बारे में भी हम लोग पहले जान लेते हैं। तो रूस का उस समय जब रूस में जब क्रांति हुआ था, उस समय में रूस में रोमनोम राजवंश का शासन हुआ करता था, और उस समय जो रूस का जो राजा था अर्थात सम्राट था, उस सम्राट का नाम था जार निकोलस द्वितीय। जिस समय नवंबर 1917 का जो क्रांति हुआ था, उस समय राजा का जो स्वभाव था बहुत ही क्रूर था, निरंकुश था, अर्थात कह सकते हैं वह मतलब घोर प्रतिक्रियावादी कट्टरपंथी राजा था। उसी के शासनकाल में यह क्रांति हुआ था। रूस की राजा को क्या कहा जाता, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रूस की सम्राट को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रूस की सम्राट को अर्थात राजा को जार कहा जाता था। ये कैसा राजा था? यह एक निरंकुश राजा था। निरंकुश का मतलब है कि अपने शब्दों पर चलने वाला, अपने विचारों पर चलने वाला, जनता के हित के विचारों को नजरअंदाज करने वाला, यानी कि जनता की बातों को नहीं मानने वाला, ये ऐसे राजा था। जब ये बोल्शेविक क्रांति जो हुआ, इस क्रांति में जो कुलीन वर्ग, पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग, कुलीन उसको कहते हैं जो काफी वहां पे अमीर हुआ करते थे, उसको कुलीन वर्ग बोलते थे। तो इन कुलीन वर्गों को, पूंजीपतियों वर्गों को और जमींदारों वर्गों को इस क्रांति में हार होता है, और एक साम्यवादी व्यवस्था अर्थात साम्यवादी के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना होता है इस क्रांति में। तो जब यह क्रांति जो हुआ, तो इस क्रांति के पूर्व, इस क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण हुए। हम सबसे पहले उन कारणों को देखेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी क्रांति होता है तो उस क्रांति के पीछे पहले कारण होते हैं, कारण के बाद तात्कालिक घटना होता है, उसके बाद में परिणाम होते हैं। तो जो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, उस क्रांति के सबसे पहले हम कारण को देखते हैं। सबसे पहला कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। याद रखिएगा, जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। जब नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, तो उस क्रांति के पूर्व यानी कि पहले वहां पे रोमनोम राजवंश का शासन हुआ करता था, यानी कि उस साम्राज्य का नाम था रोमनोम राजवंश। उस रोमनोम राजवंश के उस समय जो राजा थे, उस समय उस राजा को उस समय जार के नाम से पुकारते थे, यानी कि जो रूस के जो राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, उस सम्राट को जार के नाम से जाना जाता था।
तो यहां से भी आपसे पूछा, एक नंबर में प्रश्न में पूछता है कि रूस के सम्राट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जार। जिस समय नवंबर 1917 की क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति, उस समय जो जॉर्ज जो था वो था जॉर्ज निकोलस द्वितीय। ठीक, राज की शक्ति सीमित थी। सीमित मतलब कि करने के लिए जनता ने आह्वान किया था कि रूस में जो भी, रूस के अलावा अर्थात यूरोप महादेश में लगभग राजतंत्र जितने भी थे उनका शक्तियां को सीमित कर दिया गया था, लेकिन रूस में ऐसा नहीं था। रूस में क्या था कि राज की जो शक्ति था वो और काफी बढ़ा दिया गया था, जिससे जनता में असंतोष की भावना, नाखुशी की भावना दौड़ रहा था। राजा जो था, राजा का जो स्वभाव था वह दैवी अधिकारों में विश्वास करता था, यानी कि देवी देवताओं पर राजा जो है विश्वास करता था। इसके कारण भी मतलब कि कारण भी है कि राजा मतलब देवी अधिकारों में विश्वास करता था, जनता के हित की बातों को नहीं सुनता था। तो ये भी मतलब कि राजा का ऐसा स्वभाव था जिसके कारण प्रजा में, जनता में नाखुशी की भावना दौड़ता चला गया और ये धीरे धीरे एक विशाल आग का रूप धारण कर लिया। साथ साथ में क्या था कि आम लोगों की चिंता राजा के पास में कुछ भी नहीं था, यानी कि राजा को यह चिंता नहीं था कि लोग मर रहे हैं कि बच रहे हैं, क्या उनका दुख है, क्या उनका समस्या है, ये सब समस्या पर बात करने के लिए राजा हवलदार नहीं था, मतलब इस पर कोई चिंता नहीं था। दूसरा इसमें और एक बात है कि वहां पे जो व्यवस्था ऐसा बनाया हुआ था कि अफसरशाही व्यवस्था था, अर्थात अफसरों का बोलबाला चलता था, प्रजा जनता की बोलबाला नहीं था। तो ये व्यवस्था वहां पे था। वहां पे एक और है कि नियुक्ति का आधार, यानी कि राजा किस प्रकार से नियुक्ति करे, ठीक, उसका कोई आधार नहीं था। यानी कि जो जिसको कह दिया राजा वही मतलब कि जे उस पद पर नियुक्त हो गया। नियुक्ति का कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम आप लोग को लिखे हैं कि नियुक्ति का कोई आधार नहीं था। यानी कि जो भी मतलब कि जो नियुक्ति होगा वह राजा के आदेश से होगा, जिससे भी जनता में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न होता चला गया। साथ साथ में जो इनके सलाहकार थे वो भी मतलब कि जे भ्रष्ट थे, वह अपने राजा के चापलूसी पर मतलब कि जे लगे रहते थे कि राजा को किसी प्रकार से खुश रखना है, और जो सलाह भी देते थे तो एक अच्छा निर्णायक सलाह नहीं देते थे, जिसके कारण भी जनता ने असंतुष्टि की भावना पैदा हुआ। तो यह भी एक आप लोग का कारण आता है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि नवंबर 1917 के क्रांति के पूर्व जो रूस में जो शासन व्यवस्था था वो रोमन राजवंश का था। राज की शक्ति जो थी वह सीमित कर दिया गया था, जबकि सभी और उनके पड़ोसी देशों में राजा की जो शक्ति था वो कम कर दिया गया था। इन बातों पर मतलब आपको पॉइंट बाय पॉइंट में यहाँ पे लिखना है, ठीक ना, इतना लिख दीजिएगा तो आपको बहुत में सारा बात हो जाएगा। साथ साथ में देखते हैं अब कि दूसरी जो कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुलता में वहां पे कृषक लोग रहते थे, अर्थात किसान लोग रहते थे। साथ साथ में वहां पे श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग भी लोग रहते थे, और उनकी जो मतलब कृषि योग्य भूमि जो था जो बहुत ही कम उपजाऊ थे, जिसके कारण भी वहां के किसान लोग असंतुष्ट रहा करते थे। 1861 ईस्वी में जॉर्ज एलेक्जेंडर द्वितीय, 1861 ईस्वी में उस समय राजा जॉर्ज एलेक्जेंडर द्वितीय हुआ करते थे। उसने कृषि दास प्रथा की जो समस्या था, अर्थात कृषि दास प्रथा जो कानून था, उस कानून को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ताकि किसानों की स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार हो सके।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसमें बात था कि किसानों की जो खेती का जो भूमि था, खेती की भूमि, वह मतलब छोटे छोटे पैमानों पे थे, जिससे कृषकों की खेती करने में असुविधा होता था। दूसरा चीज इसमें और एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि वह पुराने तरीके से वहां के किसान लोग खेती करते थे, उन्हें नया तरीका कोई मतलब सिखाने का कोई व्यवस्था नहीं था, जिससे यहाँ के किसान भी उब गए थे कि राजा जो है हमारे किसानों पर मतलब देखभाल नहीं करते हैं। ठीक, साथ साथ में क्या था कि वहां के किसानों का पूंजी का अभाव था, राजा कोई ऐसा पूंजी नहीं देता था जिससे मतलब वहां का किसान अपने स्थिति को सुधार सके। साथ साथ में राजा जो था, अधिक किसान लोग जो थे वह कर के बोझ से दबे हुए थे। कर मतलब लगान, टैक्स, ठीक, ये बोझ से दबे हुए थे, जिसके कारण किसान का स्थिति बद से बदतर और दयनीय होता जा रहा था। किसान भी सोच रहे थे कि एक युद्ध हो और इस युद्ध में जो राजतंत्र व्यवस्था हो, इस व्यवस्था का नाश ही हो जाए तो बेहतर होगा। तो देखिए ये भी एक समस्या बनता है कि कृषकों की दयनीय स्थिति क्या था वहां पे रूस में, जैसा कि हम आप लोग को बताएं। तीसरी कारण है आप लोग का मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूर वहां पे सबसे ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन वहां के मजदूर का जो स्थिति था एकदम दयनीय था। काम अधिक लिया जाता था और पैसा कम दिया जाता था, यानी कि अधिक काम और कम वेतन, यानी कि उनसे ज्यादा 8 घंटा के बजाय 12 घंटा काम लिया जाता था और मजूरी लगभग 8 घंटा से भी कम मतलब देता था। दूसरा इसमें एक और कारण है, इसमें एक पॉइंट और है कि राजनीतिक अधिकार नहीं था, यानी कि जितना भी मजदूर थे वे मजदूर के पास में कोई राजनीतिक का अधिकार नहीं था। मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते हैं, मजदूर धरना नहीं दे सकते हैं, मजदूर वहां पे राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। यानी कि एक प्रकार से कहिए तो मजदूर एक प्रकार से दम उसे बेड़ियों से बांध दिया गया था। इसी में एक कार्ल मार्क्स का एक बात है कि मजदूरों के पास में सिवा अपनी बेड़ियों खोने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि जो मजदूर हैं उनके पास सिवाय अपनी बेड़ियां खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सारे समस्या यहाँ पे रूस में मजदूरों के साथ मतलब स्थिति बना हुआ था, जिसके कारण ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो यह भी एक कारण बनता है। साथ साथ में अब देखते हैं कि औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या में हम आपको बताते हैं कि रूस में जो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता था, पश्चिमी देशों में जो औद्योगिकरण थी वह काफी डेवलपमेंट था, लेकिन रूस जो पूर्वी में पड़ता है, ठीक, तो वहां पे जो औद्योगिकरण था वो कम विकसित थे। औद्योगिकरण का यहाँ पे अभाव था, यानी कि उद्योग धंधे पर लोग यहाँ पे मतलब कि राजा ध्यान नहीं दिया करता था, यानी कि कौन उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और कौन मतलब कि यहाँ पे और बड़े कंपनियां आ रहा है, वो कंपनियों को भी आमंत्रित नहीं करता था, यानी कि उद्योग का यहाँ पे अभाव था। साथ साथ में जो उद्योग स्थापित भी किए थे उनके पास में पूंजी का भी अभाव था। पूंजी मतलब पैसा का भी अभाव था। उन उद्योगपतियों को राष्ट्रीय पूंजी पर निर्भर करना पड़ता था, यानी कि विदेशों के पूंजियों पर निर्भर करना पड़ता था। राष्ट्रीय पूंजी का क्या था, अभाव था। तो ये सारी समस्या उद्योगपतियों के साथ भी मतलब कि पनप रहा था और उद्योगपति भी इस समस्या को देख रहे थे। साथ साथ में पश्चिमी जो समस्या थी रूसीकरण की नीति ये काफी वहां पे चिंता का विषय बना हुआ था। रूस में जाति के दृष्टि से देखा जाए तो स्लाव जाति का लोग वहां पे सबसे ज्यादा निवास करते थे,
यानी कि वहां पे रूस में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे बहुलतम में जो जनसंख्या में थी वह स्लाव जाति था। ठीक, स्लाव जाति के अलावा भी वहां पे फीन थे, पोलो थे, जर्मन थे, यहूदी थे और अल्पसंख्यक भी थे। तो इन जातियों के लोग रहते थे, साथ साथ में यहाँ का भी भाषा भी था, भिन्न भिन्न था, अलग अलग भाषा वहां पे बोला जाता था। लेकिन राजा के तरफ से एक ऐलान किया जाता है, राजा की तरफ से एक भाषा को थोप दिया जाता है कि भाषा रूसीकरण ही होना चाहिए, जिससे यहाँ के जातीय में धर्मों में असंतुष्टि की भावना मतलब कि जे प्रकट होना शुरू हो गया। साथ साथ में जो भी रूसीकरण की नीति आता था उससे अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो रूसीकरण की नीति से काफी नाखुश हुआ करते थे, जिसके कारण वहां के अल्पसंख्यक समुदाय चाहे और जो भी समुदाय का हो वो सभी रूस के नीतियों से काफी नाखुश हुआ करते थे। यही कारण है कि 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में पोल जाति ने इन भाषा को विरुद्ध में एक जन आंदोलन छेड़े थे। लेकिन इस जन आंदोलन को क्रूरतापूर्वक राजा ने क्या कर दिया था, दबा दिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 5 कारणों को, रूस की क्रांति के 5 कारणों को हम लोगों ने देख लिया है। आगे की जो कारण है वह है विदेशी विदेशी घटनाओं का प्रभाव, वो हम आप लोग को अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो में आप लोग को हम 5 कारण बता दिए। ये पांचों कारण को आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाकर और इसको जैसा कि हम मेन पॉइंट पर हम आप लोग को बताए हैं, ये मेन पॉइंट से ही आपके ये पूरे पॉइंट बन सकते हैं। ठीक, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाकर और इसको बेहतर तरीका से आप लोग इसको बना लीजिएगा ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो। साथ साथ में जितना बात हम आपको बताए हैं उस बात को एक बार पुनः फिर से आप लोग किताब को देखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको यहां से एक प्रश्न आपको पूछेगा, रूस की क्रांति के किन्हीं 2, 3, 4 कारणों का संक्षिप्त में परिचय दें। तो सो आप यहां से कोई भी 2 कारण 3 कारण आप यहां से दे सकते हैं। यह वीडियो आप लोग का कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी यह वीडियो पहुंचे, उनको भी पढ़ने का शुभ अवसर प्रदान हो। देखिए, हम आप लोग के लिए जितना भी इनमें से कमियां होता है उन कमियों को हम छांट कर लाते हैं। थोड़ा सा हम भी मेहनत करते हैं। ठीक, हमारे लिए ही सही और अपने लिए भी सही, दोनों के लिए आप इसको सहयोग कीजिएगा तो बेहतर ढंग से चलेगा। आज के लिए मेरा सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।